क्या होती है अंतरिम सरकार? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के आधार पर, किस घोषणा के तहत, किसके द्वारा और किसके नेतृत्व में किया गया था? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में क्या मुस्लिम लीग शामिल हुई थी? और अगर शामिल हुई थी तो कब हुई और लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 1946 में गठित अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। अंतरिम सरकार, जिसे अस्थायी सरकार या फिर अनंतिम सरकार भी कहा जाता है। अंतरिम सरकार को इंग्लिश में इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अंतरिम सरकार किसे कहते हैं, क्या होती है अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में सबसे पहले हम लोग अंतरिम शब्द के मतलब को समझते हैं कि अंतरिम शब्द का मतलब क्या होता है। अंतरिम का मतलब होता है अल्पकालीन, कम समय के लिए। इसका मतलब कि अंतरिम सरकार का मतलब यह हुआ कि कम समय के लिए जिस सरकार को या फिर जिस शासन को गठित किया जाता है उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। यानी अल्पकालीन समय के लिए जिस सरकार का गठन होता है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, उसे ही अस्थायी सरकार कहते हैं और उसे ही अनंतिम सरकार कहते हैं। अब बात करते हैं कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का चुनाव संपन्न करवाया गया था और इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुई। कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होने के बाद 1 अगस्त 1946 को तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। यहां वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि यहां वर्ड लिखा हुआ है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार। प्रथम अंतरिम सरकार नहीं बल्कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पहला अंतरिम सरकार था जो हमारे राष्ट्र की सरकार थी, जिस सरकार का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया गया था और हमारे राष्ट्र में किया गया था, हमारे भारत में किया गया था। तो इसी वजह से 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार की घोषणा की गई नेहरू के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में। और फिर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रथम वर्ड तब लगेगा जब अंतरिम राष्ट्र सरकार लिखा हुआ हो, नहीं तो फिर सिर्फ अंतरिम सरकार बोला जाएगा। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब बात करते हैं कि इस अंतरिम सरकार का गठन किस आधार पर हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किस घोषणा के तहत
तो 24 अगस्त के घोषणा के तहत किसके द्वारा? तो नवनिर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। और किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो जिस अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। पिछले क्लास में हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो एक प्रावधान किया गया था वह यह था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन करके भारतीय सदस्यों वाली एक अंतरिम सरकार या फिर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना। तो उसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यह तो हुआ कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। अब बात करते हैं किस घोषणा के तहत इसका गठन किया गया। तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार की घोषणा की गई थी। तो उसी घोषणा के तहत 2 सितंबर 1946 को इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया। फिर बात करते हैं कि किसके द्वारा इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था और यह जो नव निर्वाचित संविधान सभा था, यानी नए निर्वाचित संविधान सभा जो थी, तो उसी ने इस अंतरिम सरकार का गठन किया था। या फिर हम कह सकते हैं कि नवनिर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इस इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और किसके नेतृत्व में? ठीक है, नवनिर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों ने किया, लेकिन किसके नेतृत्व में किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया। तो अंतरिम सरकार से यहाँ पर आपको 5 बातें याद रखनी है कि इसका गठन कब हुआ, किस योजना के आधार पर हुआ, किस घोषणा के तहत हुआ, किसने किया और किसके नेतृत्व में किया गया। जिस अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, तो वह अंतरिम सरकार कब तक अस्तित्व में बनी रही? तो यह 15 अगस्त 1947 तक यह अस्तित्व में बनी रही। अर्थात भारत के आजाद होने तक यह अंतरिम सरकार अस्तित्व में बनी रही। तभी तो अंतरिम सरकार का मतलब आपको समझाया गया है कि अल्पकालीन समय के लिए जिस सरकार का गठन किया जाता है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो आखिर क्या कारण था इस अंतरिम सरकार के गठन करने का, या फिर हम कहें कि कांग्रेस जिस अंतरिम सरकार में शामिल होना चाह रही थी उसका कारण क्या था? क्यों कांग्रेस अंतरिम सरकार में शामिल होना चाह रही थी? क्यों इस अंतरिम सरकार का कांग्रेसियों के द्वारा गठन किया गया? तो इसका कारण था कि ब्रिटिश सरकार के लिए सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। यह क्या है? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत की सत्ता भारतीय नेताओं के हाथों में या भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित कर दी जाएगी, यानी भारत को आज़ाद किया जाएगा। तो उसी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया। फिर बात करें कि जब 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तब इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल बने। और जबकि इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति किन्हें बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। और इस अंतरिम सरकार में
इस अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल सदस्य कितने होने थे? तो कुल 14 सदस्य होने थे, यानी 14 सदस्यों वाली इस अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि अगर सभी भारतीयों के द्वारा, सभी भारतीय नेताओं के द्वारा इस अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो फिर इस अंतरिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल को क्यों बनाया गया? क्योंकि जब इस मंत्रिमंडल में सभी सदस्य भारतीय थे, कुल 14 सदस्य भारतीय थे, तो फिर तो अध्यक्ष जो है वह उनमें से ही किसी भारतीय नेता को होना चाहिए। लेकिन इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल बने, आखिर ऐसा क्यों? तो आइए इसे समझते हैं कि यहां देखिए नोट में लिखा हुआ है कि अंतरिम सरकार के सदस्य, यानी यह जो कुल 14 सदस्य थे अध्यक्ष को छोड़कर, ठीक है, तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। तो जब अंतरिम सरकार के सभी 14 सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ लिया, तो इसी वजह से इस अंतरिम मंत्रिमंडल या इस परिषद का अध्यक्ष भारत के वायसराय बने। और उस समय वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड वेवेल थे। क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ यह लाइन लिखा गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करके, यानी वह जो कार्यकारी परिषद था वह वायसराय का ही था, और उसी का पुनर्गठन करके भारतीय सदस्यों वाली एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना। तो इसी वजह से इस परिषद का, इस मंत्रिमंडल का, इस सरकार का अध्यक्ष भारत के वायसराय को बनना था, और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। यह भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जिस अंतरिम मंत्रिमंडल में कुल 14 सदस्य होने थे, लेकिन गठन के समय अर्थात 2 सितंबर 1946 को जब इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस समय प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या केवल 12 ही थी। केवल 12 सदस्य ही इसमें शामिल हुए थे, और इस 12 सदस्य में से कांग्रेस से 3 मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया गया था। यानी यहां पर जो 3 मुस्लिम सदस्य, इन 12 सदस्यों में से जो 3 मुस्लिम सदस्य को शामिल किया गया था, वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के सदस्य थे, वो तीनों मुस्लिम सदस्य। आखिर क्यों प्रारंभ में कुल सदस्य संख्या 12 ही रही? तो इसका कारण था कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। इसी वजह से इस 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 12 सदस्य ही शामिल हुए गठन के समय। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मुस्लिम लीग प्रारंभ में इसमें क्यों नहीं शामिल हुई? तो इसके 2 कारण थे। एक कारण यह था कि वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया, और दूसरा कारण यह था कि यह 14 सदस्यीय, मतलब इस 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के तरफ से 5 सदस्य को शामिल करने की बात कही थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के इन प्रस्ताव पर
जवाहरलाल नेहरू राजी नहीं हुए, अर्थात उनके 5 सदस्यों को इस अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राजी नहीं हुए थे। इसी कारण से मुस्लिम लीग प्रारंभ में इस अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, और जिसका एक्शन जो है, कार्यवाही जो है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में हमें देखने को मिलता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। लेकिन फिर क्या था कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने तो मना कर दिया था और इसमें शामिल भी नहीं हुआ, लेकिन लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होने के लिए राजी हो गई। तो मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 को। और मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को शामिल किया गया? तो मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्यों को शामिल किया गया। तो मुस्लिम लीग के जिन 5 सदस्यों को शामिल किया गया वो 5 सदस्य हैं। अभी हम लोग कुछ देर के बाद इस चार्ट के बारे में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जानिए कि इस अंतरिम सरकार जिसका गठन 1946 में हुआ था, तो इनके जो कुल 14 सदस्य थे, तो इन 14 सदस्य में से 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और उन 5 सदस्यों का नाम क्या है? तो यहाँ से देखिए, ये 5 सदस्य, एक का नाम है लियाकत अली खां, दूसरे का नाम है अब्दुल रब निस्तार, तीसरा गजनफर अली खां, चौथा जोगेंद्र नाथ मंडल, और 5वां आई चुंदरीगर। यही वो 5 सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के थे। तो किनके प्रयास से मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए? तो लॉर्ड वेवेल के प्रयास से। तो इस दिन न केवल मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल हुए, बल्कि इन 5 सदस्यों को कई महत्वपूर्ण पद भी दिया गया। तो अब यहां पर हम फिर से एक सवाल करते हैं कि मुस्लिम लीग के तरफ से जिन 5 सदस्यों को शामिल किया गया था, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम कहीं भी नहीं है। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना जो पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, आखिर वो इस अंतरिम सरकार में क्यों नहीं शामिल हुए? इसका क्या कारण था? उन्होंने मुस्लिम लीग के तरफ से किन्हीं दूसरे 5 सदस्यों को क्यों शामिल किया? उन 5 सदस्यों में से वे खुद क्यों नहीं शामिल हुए? तो इसका कारण यह था कि मोहम्मद अली जिन्ना जवाहरलाल नेहरू के बराबर या फिर उससे नीचे का ओहदा उन्हें मंजूर नहीं था। तो चूंकि इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपसभापति बनाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना इससे नीचे का पद उन्हें स्वीकार नहीं था, और ना ही जवाहरलाल नेहरू के बराबर का पद उन्हें स्वीकार था। तो इससे ऊपर का पद क्या था इस अंतरिम सरकार में? तो वह अध्यक्ष का पद था। तो अध्यक्ष वह बन नहीं सकते थे, क्योंकि अध्यक्ष भारत के वायसराय को बनना था। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना इस सरकार में खुद शामिल नहीं हुए। फिर बात करते हैं कि जब 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग शामिल हुई, तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया इन 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में। लेकिन अब यहां एक सवाल यह उठता है कि पहले से ही इस मंत्रिमंडल में 12 सदस्य थे, सिर्फ 2 सीट खाली थी। तो 12-2 14 सीटें होती है। तो आखिर फिर 3 सदस्यों को कैसे शामिल किया गया? क्योंकि जब मुस्लिम लीग शामिल हुई 26 अक्टूबर को, तब अंतरिम मंत्रिमंडल के कुल सदस्य संख्या कितनी हुई? 14 हुई, क्योंकि 14 से अधिक नहीं होना था। तो ठीक है, 2 सीट तो खाली थी, मान लीजिए 2
मतलब सदस्य को शामिल कर लिया गया, लेकिन 3 सदस्य को फिर कैसे शामिल किया गया? तो मुस्लिम लीग के इन्हीं 5 सदस्यों को इस मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल से कांग्रेस के 3 सदस्यों को त्यागपत्र दिलवाया गया। यानी इस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले 3 कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे? उनका नाम था सैयद अली जहीर, दूसरा सरसफ्फात अहमद खां और तीसरे का नाम था शरत चंद्र बोस। और ये तीनों कांग्रेसी सदस्य थे, क्योंकि प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग शामिल होने से मना कर दी थी और यह जो सभी 12 सदस्य थे वह सभी के सभी कांग्रेसी नेता थे। लेकिन मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करने के लिए उस मंत्रिमंडल से, यानी प्रारंभ के मंत्रिमंडल से कांग्रेस के 3 सदस्यों को त्यागपत्र दिलवाया गया और उनका नाम यह है। और तब जाकर फिर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया और फाइनली इनके शामिल होने पर अब उस मंत्रिमंडल की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? तो वह 14 हुई। तो किन 3 कांग्रेसी नेता को त्यागपत्र दिलवाया गया और फिर उस मुस्लिम लीग के 5 नेता का नाम क्या क्या था? तो वह यहाँ है और उसे कौन कौन से विभाग दिए गए थे तो वह उनके सामने लिखा हुआ है। फिर बात करें कि कांग्रेस की तरफ से जो 3 मुस्लिम सदस्य को शामिल किया गया था, तो 2 मुस्लिम सदस्य का नाम तो देख लिए कि यहां त्यागपत्र में जो लिखा गया है कि एक सैयद अली जहीर और दूसरे का नाम है सफात अहमद खां। लेकिन तीसरे मुस्लिम सदस्य कौन थे कांग्रेस की तरफ से? तो तीसरे मुस्लिम सदस्य थे, उनका नाम था आसफ अली, जिन्हें रेलवे एवं परिवहन विभाग सौंपा गया था इस मंत्रिमंडल में। तो कांग्रेस की तरफ से शामिल होने वाले 3 मुस्लिम सदस्य का नाम भी आप लोग जान गए। इसके बाद फिर बात करें कि मुस्लिम लीग जब 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में, इस अंतरिम मंत्रिमंडल में या फिर इस परिषद में, यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो शामिल हुए, तो उसका उद्देश्य क्या था? मतलब मुस्लिम लीग का इस सरकार में शामिल होने का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण करना। पृथक पाकिस्तान के निर्माण करने के लिए मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग की जितनी भी गतिविधियां थी, जितनी भी निर्णय थी, वह सभी इसी भावना से ओतप्रोत थी। किस भावना से? तो पृथक पाकिस्तान का निर्माण करने की भावना से ओतप्रोत थी। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खां, जिन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था इस सरकार में, तो लियाकत अली खां वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए दूसरे मंत्रियों के कार्य में बाधा डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का तो मकसद ही था इस सरकार में शामिल होने का कि पृथक पाकिस्तान के लिए कार्य करना। इसीलिए लियाकत अली खां, जिसे वित्त विभाग दिया गया था, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल भी थी, तो वो लियाकत अली खां अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और दूसरे मंत्रियों के कार्य में बाधा भी डाल रहे थे। और इसी वजह से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समय समय पर विवाद होता रहा, दोनों के बीच खटपट होती रही। फिर क्या था कि कांग्रेसी नेता ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार से बाहर करने के लिए कहा। किससे? तो वायसराय से कहा। मतलब यह हुआ कि दोनों के बीच विवाद चल रहा था, क्योंकि
ये जो मुस्लिम लीग थे वह पृथक पाकिस्तान के निर्माण के लिए वह कार्य कर रहे थे इस सरकार के अंदर। तो इसी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद चल रहा था और इसी वजह से कांग्रेसी नेता ने वायसराय को यानी वायसराय से कहा कि या तो मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार को सहयोग करे या फिर इस अंतरिम सरकार से बाहर हो जाए। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अंतरिम सरकार के द्वारा कार्य को संचालित करना अब मुश्किल हो चुका था। तो इसी वजह से 20 फरवरी 1947 के मध्य में मंत्रिमंडल के सभी 9 कांग्रेसी सदस्य ने वायसराय को एक पत्र लिखकर कहा कि या तो इस अंतरिम मंत्रिमंडल से मुस्लिम लीग को त्यागपत्र दिलवाया जाए या फिर सभी 9 कांग्रेसी सदस्य इस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देंगे। विवाद इतना बढ़ गया था। तो इस तरह से बात की जाए कि जब दोनों के बीच विवाद बढ़ते चला गया, अंतरिम सरकार के द्वारा सही से कार्य नहीं हो रहा था, मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान के लिए कार्य कर रहा था, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जिस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वह अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से यह अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई थी। अब बात करें कि इस अंतरिम सरकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है। वह कथन यह है कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहा है। यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसके लिए? तो अंतरिम सरकार के लिए कहा था। यह तो था अंतरिम सरकार के बारे में। अब बात करते हैं इस चार्ट के बारे में कि 1946 में जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उसके सभी 14 सदस्य कौन कौन थे? इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो इसमें कांग्रेस के कुल 9 सदस्य थे। यहां देखिए 1 से लेकर 9 तक जो लिखा गया है वह कांग्रेस के सदस्य थे, जबकि 10 से लेकर 14 तक जो सदस्य हैं वह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है। और इधर जो दिया गया है कि किन सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया था, यहां चार्ट में मेंशन किया गया है। अब इस चार्ट से किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है? इस चार्ट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार के किन सदस्यों को कौन सा विभाग दिया गया था, यानी कौन से सदस्य कौन से मंत्री थे। फिर दूसरा प्रश्न जो कि निगेटिव रूप में पूछा जाता है वह यह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन, मतलब प्रश्न में लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसी वजह से आपको अंतरिम सरकार के इन सभी 14 सदस्यों का नाम याद रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ इन्हें कौन कौन सा विभाग दिया गया था तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इस अंतरिम सरकार में कांग्रेस के तरफ से कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य, उनका क्या क्या नाम था? और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य को शामिल किया गया था? तो कुल 5 सदस्य को, उनका नाम क्या क्या था और उन्हें कौन कौन सा विभाग दिया गया था। तो अब सवाल उठता है कि इस चार्ट को कैसे याद किया जाए। तो इस चार्ट को आपको इसी चैनल पर, सैकी जीके चैनल पर ही आकांक्षा मैम के द्वारा बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाया गया है। और यह वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको पॉलिटी शॉर्ट ट्रिक नामक एक प्लेलिस्ट होगा। उसी प्लेलिस्ट में आकांक्षा मैम के द्वारा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस चार्ट को याद करवाया गया है। आप उस वीडियो को देखिए और इसे याद कीजिए ताकि
इस अंतरिम सरकार के टॉपिक से एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। अब बात करते हैं कि ये जो 14 सदस्य थे सभी के सभी भारतीय, लेकिन इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड वेबल, क्योंकि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष भारत के वायसराय को बनना था और उस समय लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय थे। लेकिन इस अंतरिम सरकार, यह जो अंतरिम सरकार जिसका गठन 2 सितंबर को किया गया था, तो यह अस्तित्व में कब तक बनी रही? तो भारत के आज़ाद होने तक, यानी 15 अगस्त 1947 तक ही यह अस्तित्व में बनी रही। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब क्या हुआ कि पाकिस्तान, यानी 14 अगस्त 1947 को पृथक पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्थापना हुई। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के बारे में अब बात करें तो यहाँ पर जो वह 14 सदस्य थे उनका नाम दिया गया है और इसमें मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग तो अब पाकिस्तान में चले गए थे। तो यहाँ जो सदस्य दिया गया है और इनके कौन कौन से विभाग थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया, यानी स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और एक चीज को नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो है जिस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इस अंतरिम सरकार में भीमराव अंबेडकर एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल नहीं थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में इन दोनों को भी शामिल किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री अर्थात कानून मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस चार्ट में देखिए तो जवाहरलाल नेहरू को इस कार्यकारी परिषद के, कार्यकारी परिषद मतलब वायसराय की कार्यकारी परिषद या फिर अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष बनाया गया था और इन्हें राष्ट्रमंडल संबंधित विभाग और विदेशी मामले भी दिए गए थे। और उसी तरह से सभी का यहाँ पर चार्ट है। फिर यहाँ पर भी आ जाइए तो जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री मतलब उपाध्यक्ष कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, राष्ट्रमंडल को ही कॉमनवेल्थ भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, तो राष्ट्रमंडल संबंधित मामले एवं वैज्ञानिक शोध संबंधित मामले दिए गए थे। फिर सरदार पटेल को गृह मंत्री, सूचना प्रसारण एवं राज्य के मामले, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर चार्ट दिया गया है, आप इन चार्ट को भी ध्यान में रखिए। फिर बात करते हैं कि जिस तरह से 2 सितंबर को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेबल बने थे, भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल बने थे, लेकिन जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल गठित किया गया था तो इस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हम लोग यह पढ़े थे कि जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तब स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वह लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी वायसराय को ही गवर्नर जनरल में नियुक्त किया गया था, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही इस पद पर बने रहे और 20 जून 1948 से भारत के संविधान निर्माण होने तक, अर्थात भारत के गणतंत्र होने तक, मतलब 26 जनवरी 1950 तक भारत के अगले, यानी स्वतंत्र भारत के अगले गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुए? तो वह सी राजगोपालचारी बने। इसका मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इस स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के अगले अध्यक्ष कौन बने? तो वह सी राजगोपालचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालचारी बने। और फिर चूंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और उस दिन क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया। और तभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यहाँ पर खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, लेकिन भारत के गणतंत्र होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम
राष्ट्रपति बने थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो इतना ही था अंतरिम सरकार। आपको यह अंतरिम सरकार कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।